राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज हम लोग लाल किताब के अनुसार पहला घर कितने इंपॉर्टेंस रखता है, पहला घर क्या होता है, पहले घर के सूत्र क्या होते हैं और पहला घर जो है वो किस तरीके से इंसानी जिंदगी पर असर करता है, इन सारी चीजों को आज समझेंगे। और मैं ज्योतिष की एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें कि ज्योतिष के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और ज्योतिष की जो असल मुद्दे हैं, असली ज्योतिष जो है, लाल किताब जो विद्या है, जितना मैंने सीखा है अभी तक और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ ही मैं इन वीडियोस में दे देना चाहता हूं ताकि कोई 2 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल बाद जब कोई ज्योतिष सीखे तो उसको ये वीडियोस बहुत काम की लगे और ये वीडियोस बहुत काम आए। और जितना कुछ भी मैंने सीखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ ही इन वीडियोस में परोस देना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ज्योतिष के पहले घर के ऊपर चर्चा करेंगे कि पहला घर ज्योतिष में कितना रहस्यवादी है, कितना ज्यादा रहस्य है इसमें। और पहला घर जो है, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लाल किताब के अंदर पहले घर के बारे में पंक्तियां दी गई हैं। ये पंक्तियां बड़ी गहरी है, लाल किताब ही बहुत ज्यादा गहरी है, एक एक शब्द समंदर जितने मायने रखता है लाल किताब के अंदर। तो इसमें लिख रखा है, घर पहला है तख्त हजारी, घरैफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में से लगन भी कहते, झगड़ा मनुष्य और माया का, पूरब तरफ पक्का घर सूरज, परोपकार चवन्नी का, वजूद मकान रूह नमक भी गिनते, जमाना हाल कमाई का। यानी कि पहला घर राज सिंहासन है। तख्त का मतलब होता है राज सिंहासन। पुराने जमाने में फारसी के अंदर एक कहावत थी कि जब कोई राजा युद्ध करने के लिए जाता था तो उसके लिए कहते थे कि या तो तख्त मिलेगा या ताबूत मिलेगा। यानी कि या तो जीत के आओगे, या तो दुश्मन सेना पर कब्जा करके आओगे, या फिर ताबूत में डल के आओगे, मारे जाओगे। यानी कि जिसका पहला घर शानदार, पहले घर के कारक शानदार, तो समझो इंसान जो है जिंदगी में जीतता ही जीतता है। अपने कंपटीशन में, किसी भी तरह का कंपटीशन हो, जिसका पहला घर मजबूत है वो किसी भी तरह के कंपटीशन में जीत सकता है और उससे आगे निकल सकता है। और आगे लिख रखा है इन्होंने, हजारी, तख्त हजारी, ये बड़ा स्पेशल शब्द है। पुराने जमाने में कश्मीर जाने का इकलौता रास्ता हुआ करता था हजारी नाम की जगह, जिसको कई लोग हजारा शब्द से भी जानते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आज भी ये हजारी नाम की जगह मौजूद है। ये जो हजारा या हजारी नाम की जगह है, पुराने जमाने में कश्मीर जाने का इकलौता रास्ता हुआ करता था, क्योंकि पुराने जमाने में कश्मीर जाने के लिए और भी रास्ते होते थे, लेकिन बर्फ पड़ने की वजह से वे सारे ब्लॉक हो जाया करते थे। लेकिन ये हजारी नाम की जगह से जो रास्ता कश्मीर वैली में जाता था, ये इकलौता ऐसा रास्ता था जो कभी बंद नहीं हुआ करता था। इसीलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। अकबर ने भी 5000 सैनिकों के साथ कश्मीर पर चढ़ाई करी थी इसी रास्ते के जरिए। तो इन्होंने ये बात समझा रखी है कि जिसका पहला घर शानदार हो वो इंसान कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कश्मीर जाने के लिए, जिसको जन्नत कहा जाता है, वहां जाने के लिए हजारी नाम की जगह कितनी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये जो पहला घर शानदार है जिसका, ये कितना इंपॉर्टेंट आदमी है। जिसकी कुंडली खराब हो, जिसको कुछ समझ ना आता हो, और जिसकी कुंडली शानदार हो, मंगल जिसका कोई भी घर है पहले घर में बैठ के शानदार हो, वो इंसान अगर पहले घर में शानदार वाले व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है और उसके साथ मिलके काम करता है, तो ऐसे इंसान का बुरा नसीब कट जाता है, क्योंकि उसके पास कमाई आने लगती है। क्योंकि जिसका पहला घर शानदार, वो बड़े काम का आदमी होगा।
उसके पास जान पहचान, उसकी खुद की सेहत और उसके पास कमाने के तरीके तीनों ही बड़े गजब के होंगे और वो बहुत ही समाज में मुख्य व्यक्ति होगा। और जो इन सारी चीजों को पा लेता है वो इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आसपास के समाज में और इस दुनिया में। ये बात इन्होंने समझा रखी है यहाँ पे। ग्रहफल राजा कुंडली का, ये बड़ी अलग बात है। ग्रहफल राजा कुंडली का यानी कि पहले घर के अंदर जो भी ग्रह बैठेगा वो राजा की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पहला घर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य और मंगल का है। पहले घर में मेष राशि पड़ती है जो कि मंगल की राशि है और सूर्य का पक्का घर है पहला घर। तो पहले घर के अंदर सूर्य और मंगल का प्रभाव है और जो भी ग्रह यहाँ पे आएगा वो राजसी नेचर रखेगा, राज करने वाला नेचर रखेगा, राजा की तरह बिहेव करेगा। और कैसे करेगा राजा की तरह बिहेव, ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। ये जितनी भी बातें लिख रखी हैं यहाँ पे ये बड़ी गहरी हैं और यही समझा देती है हमें कि पहला घर कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लिख रखा है पहली लाइन कि सूर्य की महादशा के समय यहां पर बैठा हुआ ग्रह खुद कभी खराब नहीं होगा। यानी कि जब भी सूर्य की महादशा आएगी वैदिक वाली और पहले घर के अंदर कोई भी ग्रह खराब होकर के बैठा है तो ऐसा ग्रह जिंदगी में कभी खराब असर नहीं देगा सूर्य की महादशा के अंदर। ये बड़ी खास बात है और किसी भी ज्योतिष के अंदर ये सूत्र आपको नहीं मिलेगा। लेकिन लाल किताब एक ऐसी रूहानी विद्या है जो कि ज्योतिष की जड़ पर वार करती है और ज्योतिष को जड़ से समझा देती है। फिर इन्होंने लिख रखा है शुक्र और गुरु के समय यह ग्रह किसी को खराब नहीं करता बल्कि दूसरे इसको खराब कर सकते हैं। जैसे कि मान लो शुक्र की 20 साल की महादशा शुरू हो गई और पहले घर के अंदर शनि बैठा है खराब होकर के और 7वें घर के अंदर चंद्रमा बैठा है और शुक्र की महादशा शुरू हो चुकी है। तो अब ये शनि खुद खराब हो सकता है अपने सूत्रों के हिसाब से, ये खुद खराब हो सकता है, दूसरे ग्रह इस पर दृष्टि डाल के इसको खराब कर सकते हैं। लेकिन ये शनि अपनी दृष्टि के द्वारा 7वीं दृष्टि के द्वारा चंद्रमा 7वें घर में जो बैठा है उसको खराब नहीं करेगा। शुक्र और बृहस्पति के समय में यहां पर बैठा हुआ ग्रह अपनी दृष्टि के द्वारा दूसरे ग्रहों को खराब नहीं कर सकता, चाहे कोई भी ग्रह हो। ये बात इन्होंने समझा रखी है यहाँ पे। ये होता है राजसी नेचर पहले घर में बैठे हुए ग्रह का। तीसरी लाइन लिख रखी है राहु केतु के समय सूर्य और चंद्र आधे होंगे। यानी कि किसी की राहु की महादशा लग जाए या केतु की महादशा लग जाए और लगन के अंदर सूर्य या चंद्रमा बैठे हैं, चाहे कितने भी अच्छे होकर के बैठे हों, लेकिन राहु और केतु की महादशा में सूर्य और चंद्र लगन के आधे असर देंगे, पूरे अच्छे असर नहीं दे पाएंगे, एक तरीके से सोए हुए असर देंगे। और जब राहु केतु की महादशा गुजरेगी उसके बाद ही अपना पूर्ण असर दे पाएंगे। ये बड़ा ही खास सूत्र है, कुंडलियों में जब अप्लाई होगा तो ज्योतिष खिल के बाहर निकलेगा। चौथी लाइन लिख रखी है कि मंगल नेक के समय शुक्र शनि मंगल बुध 33% असर देंगे, केतु बुध 50% असर और राहु 0% असर देंगे। मंगल नेक का समय हो और शुक्र शनि या मंगल बुध लगन में हो तो ये 33% बुराई ही देंगे, इससे ज्यादा बुरा असर नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हो गई, मंगल नेक का समय हो और मंगल बुध को लगन में ही बिठा रखा है। भाई मंगल तो एक ही होता है, लेकिन मंगल बुध को लगन में बिठा दिया और मंगल नेक का समय आ गया। ये बड़ी खिचड़ी पका रखी है इन्होंने। लेकिन मंगल नेक का समय कैसे आता है, ये आज खुलासा मैं आपके सामने करने वाला हूं। मंगल नेक का समय तब आता है जब सूर्य और बुध का मेल हो जाए। सूर्य और बुध का मेल दूसरे घर के अंदर हो,
तीसरे घर के अंदर हो, चौथे घर के अंदर हो, पांचवें घर के अंदर हो, छठे घर के अंदर हो, इवन सातवें घर के अंदर हो, इन घरों में अगर सूर्य बुध का मेल है तो मंगल हमेशा नेक रिजल्ट देगा। लेकिन जब सूर्य या बुध की महादशा आए वैदिक वाली और लगन के अंदर शुक्र खराब बैठा हो, लगन के अंदर शनि खराब बैठा हो और लगन के अंदर ही मंगल बद बैठा हो खराब होकर के, तो अब ये जितने भी ग्रह हैं पूर्ण रूप से खराबी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 33% बुरा असर करेंगे, क्योंकि सूर्य बुध का मेल मंगल नेक बना देता है। और सूर्य या बुध इकट्ठे जुड़े हुए हों और इनमें से सूर्य या बुध की महादशा आ जाए तो ये मंगल नेक का समय कहा जाएगा। और इसमें शुक्र शनि मंगल लगन में बैठ करके पूर्ण रूप से खराब असर नहीं देते, 33% ही बुरा असर करते हैं। ये है खास बात यहां पे। और अगर लगन में केतु बैठा हो और बुध बैठा हो तो ये 50% बुरा असर करते हैं। और अगर लगन के अंदर राहु बैठा हो कितना भी खराब हो करके और मंगल नेक का समय आ जाए तो अब ये जो राहु है ये 0% बुरा असर करेगा। मान लो मंगल ही मान लो पांचवें घर के अंदर बैठा है, अच्छा होकर के बैठा है, और लगन में राहु आ गया और मंगल पांचवें घर की दशा आ गई, तो लगन में बैठा हुआ राहु जिंदगी में कभी खराब असर नहीं देगा, चाहे कितना भी खराब असर वो कुंडली में दिखाई दे रहा हो कि वो दे रहा हो। ये है बड़ी खास बात। और मंगल नेक और भी तरीकों से होता है। जब मंगल का चैप्टर आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो मैंने छोटी सी बात बताई है, मंगल नेक होने के सीन ही बहुत ज्यादा हैं। फिर इन्होंने लिख रखा है ज्योतिष में से लगन भी कहते हैं झगड़ा मनुष्य और माया का, यानी कि पहले घर को ज्योतिष में लगन भी कहते हैं और झगड़ा मनुष्य और माया का। मनुष्य और माया का झगड़ा होता है जर जोरू और जमीन का। जिसका पहला घर शानदार, उसकी जिंदगी में से जर जोरू और जमीन का झगड़ा समाप्त हो चुका होगा, क्योंकि ये तीनों चीज उसको मिल चुकी होंगी भरपूर मात्रा में। लेकिन जिसका पहला घर खराब, वो जिंदगी भर जर जोरू जमीन के झगड़ों में उलझा रहेगा, वो इन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। पूरब तरफ पक्का घर सूरज परोपकार चवन्नी का, यानी कि पहला घर जो है वो पूर्व दिशा को इंडिकेट करता है और पहला घर पक्का घर है सूरज का। लेकिन परोपकार चवन्नी का, यानी कि लगन में अगर सूर्य बैठा है और कितना ही अच्छा होकर के बैठा है, लेकिन शर्त एक ही है, सूर्य लगन में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर इंसान अपनी कमाई का 25% यानी कि चवन्नी वाला हिस्सा अगर नेक कामों में, धर्म कर्म परोपकार के कामों में नहीं लगाता है, तो सूर्य लगन में बैठा हुआ ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, ये चाहे कितना भी 1000 गुना अच्छा बैठा हो। ये है बड़ी खास बात सूर्य लगन की, क्योंकि सूर्य लगन जो है ये नेकी के काम करने के लिए आया हुआ होता है दुनिया में। लेकिन अगर इंसान इस फितरत से दूर ही भाग जाता है तो सूर्य लगन जिंदगी में कभी अच्छा असर नहीं देगा और उसके बाद ये सेहत को भी बिगाड़ सकता है। जबकि सूर्य लगन वाले की सेहत बिगड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये काम नहीं करेगा तो सेहत बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वजूद मकान रूह नमक भी गिनते जमाना हाल कमाई का, यानी कि समाज में वजूद क्या होगा इंसान का, ये पहला घर डिनोट बताता है। यानी कि जिस समाज में इंसान पैदा हुआ है उस समाज में इंसान का क्या वजूद बनेगा, क्या इज्जत बनेगी, ये पहला घर बताता है। मकान, मकान जो है यानी कि पहला घर अच्छा होगा तो मकान इंसान के बनेंगे, और पहला घर खराब होगा तो मकान बनने में भी दिक्कत आएगी। रूह, रूह का मतलब क्या है? यहां पे रूह का मतलब बड़ा गहरा है। रूह एक उर्दू वर्ड है और रूह का मतलब होता है आत्मा। लेकिन पहला घर आत्मा से कनेक्टेड है। आत्मा से ऐसे कनेक्टेड है, जब
इंसान के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो वो पहले घर से ही प्रवेश करती है, और इस शरीर को धारण करने के बाद आत्मा इस जन्म में जो कुछ भी एक्सपीरियंस लेती है वो एक्सपीरियंस पहले घर से देखा जाता है। इस शरीर को धारण करने के बाद जो कुछ भी आत्मा एक्सपीरियंस लेती है और उस एक्सपीरियंस के बेस पर उसके संस्कार डेवलप होते हैं, और जब संस्कार डेवलप हो जाते हैं और इंसान की मौत हो जाती है तो उन्हीं संस्कारों को साथ लेकर के फिर वो अगला शरीर तलाश करती है। ये आत्मा का कंसेप्ट है। यानी कि आपको एक बहुत बड़ी बात पता चली है इससे, कि जिसका पहला घर शानदार हो उसका ये जीवन तो शानदार है ही, उसका अगला जीवन भी शानदार होगा, क्योंकि पहला अगर अच्छा होगा तो उसकी लाइफ में जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस लिया होगा उसकी आत्मा ने वो अच्छा ही होगा, नेक ही होगा। और जब उसकी मौत होगी, आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी, तो वो जो एक नेक एक्सपीरियंस लेकर के बाहर निकलेगी तो वो आगे जाके नेक घर को ही तलाश करेगी और वहीं जन्म लेगी। तो यानी कि पहला घर इस जीवन को तो सुधारता है ही, लेकिन आगे आने वाले नसीबों को भी सुधार देता है, क्योंकि पहला घर आत्मा से कनेक्टेड है, आत्मा के एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस ही इंसान के आत्मा के संस्कार डेवलप करता है। और ये संस्कार ही बहुत बड़ी चीज है जन्म मरण के चक्कर में। ये बात इन्होंने समझा रखी है यहां पे। फिर क्या है, नमक, यानी कि सफेद नमक जो होता है वो पहले घर से देखा जाता है। जिसका पहला घर खराब हो जाता है उसको सफेद नमक सूट नहीं करता। जिसका पहला घर अच्छा होता है उसको सफेद नमक सूट कर जाता है। कईयों को काला नमक सूट करता है, वो 10वें घर से देखा जाता है। कईयों को सफेद नमक सूट करता है, और कई तो ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमें सफेद नमक सूट करेगा या काला नमक सूट करेगा या कुछ और सूट करेगा। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। ये भी पहले घर से ही देखा जाता है। जमाना हाल कमाई का, यानी कि इंसान की कमाई किस लेवल की होगी और जो कुछ भी वो काम कर रहा है उसमें इज्जत कितनी होगी, कमाई कितनी होगी, किस स्तर तक की होगी, ये भी पहले घर से देखा जाता है। चार दीवारी तय के गोशे, सिंह मवेशी खड़े हो जो की, राज ताल्लुक रंग हो गुड़ के, रस्म पुरानी साज हमर के। यानी कि घर की चार दीवारी तय के गोशे, यानी कि घर की नींव के कोने। जिनका पहला घर खराब हो जाता है उनकी घर की नींव के कोने या घर की नींव में या घर की नींव की चार दीवारी में दिक्कत जरूर आती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो घर के अंदर 8 मेंबर रहते हैं। 8 मेंबरों की कुंडली में से 6 मेंबरों की कुंडली में पहला घर खराब है, और जिस मकान में वो रहते हैं, अब पहला घर खराब होते ही उस पूरे घर का पहला घर खराब है, तो अब उस मकान की चार दीवारी में उसकी नींव के अंदर दिक्कत जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस घर की नींव के अंदर ना दिक्कत आए, क्योंकि पहला घर जड़ है, बेस है, और ये मकान के बेस को भी हिला देता है। इतना खतरनाक है पहला घर जब खराब हो, और घर में सारे ही मेंबरों का खराब हो जाए तो घर की नींव के अंदर दिक्कत आने लग जाती है। सींग मवेशी खड़े हों जो कि, यानी कि ऐसे मवेशी, ऐसे एनिमल जिनके सींग खड़े हों, ये भी पहले घर से देखे जाते हैं। राज ताल्लुक रंग हो गुड़ के, यानी कि इंसान का राज ताल्लुक कैसा होगा, सरकार के साथ रिलेशन कैसे होंगे। क्या सरकार के साथ रिलेशन रखना इंसान का नाकामयाब होगा, ये भी पहले घर से देखा जाता है। क्या सरकार इंसान के घर पे छापे मार के उसको बर्बाद कर देगी, ये भी पहले घर से देखा जाता है। या फिर इंसान सरकार से लड़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा और बच निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी पहले घर से देखा जाता है। रंग हो गुड़ के रंग के 2 ही ग्रह होते हैं, सूर्य और मंगल। तो सूर्य और मंगल अगर अच्छे हो पहले घर में तो राज ताल्लुक बड़ा शानदार हो जाता है। इंसान कभी हार ही नहीं मानता, चाहे सरकार के पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। यह है खास बात यहाँ पे। रस्म पुरानी साज सफर के, यानी कि जो इंसान पुराने रीति रिवाजों को समझता है, पुराने रीति रिवाजों पर प्राउड फील करता है, क्योंकि उसे असली साइंस पता है
उन रीति रिवाजों के पीछे की, उन सब का पहला घर शानदार है। ये बहुत बड़ी निशानी है। और जो इंसान पुराने रीति रिवाजों को ढकोसला कहता है, वो ढकोसला इसलिए कहता है क्योंकि उसको पुराने रीति रिवाजों के पीछे की साइंस समझ नहीं आती, इसीलिए उसकी अकल में जब ये चीजें नहीं घुसती तो वो हर चीज को ढकोसला कहता है। और ये इस तरीके के लोग पहले घर के खराब होने के सिम्टम लेके बैठे हैं। इनको अपने पहले घर का उपाय करना चाहिए ताकि इनमें ये सोच डेवलप हो कि नहीं भाई, पहले जो लोग थे वे ज्यादा बढ़िया थे आज की बजाय। झिल्ली जेर से जो पैदा होंगे नाम हैसियत दुनिया लेंगे। पहला घर तख्त गिना तो सातवां टिकने की धरती है। यानी कि जो जानवर झिल्ली में पैदा होते हैं, जिनकी जेर गिरती है, वे भी पहले घर से देखे जाते हैं। इंसान खुद भी देखा जाता है, इंसान का अपना आप भी देखा जाता है इसी पहले घर से। नाम हैसियत दुनिया लेंगे, यानी कि नाम किस हैसियत का होगा, वजूद क्या होगा, इज्जत कितनी होगी, ये पहले घर से ही देखा जाता है। पहला घर तख्त गिना तो सातवां टिकने की धरती है। यानी कि पहला घर तो राज सिंहासन है, लेकिन सातवां टिकने की धरती है। यानी कि पहले घर का राज सिंहासन, उसकी जमीन जहां पर वो टिकेगा, वो सातवां घर है। अगर सातवां घर ही खाली होवे, उल्टा तख्त वो 24 हो, यानी कि इस पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा हो और सातवां घर खाली हो, तो 24 साल की उम्र गुजर जाने के बाद वो जो तख्त है, वो जो राज सिंहासन है, वो उल्टा हो जाएगा, वो पलट जाएगा। यानी कि मान लो सूर्य लगन में है और सातवां घर खाली है, तो इंसान की 24 साल की उम्र गुजर जाने के बाद सूर्य लगन के जो राज सिंहासन पे बैठा है, पहले घर में बैठा है, वो पलट जाएगा। यानी कि सूर्य लगन के खराब असर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए लगन में कोई ग्रह बैठा और सातवां घर खाली हो तो 24 साल की उम्र के बाद जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं कम होने की बजाय। इसीलिए सातवां घर भरा होना जरूरी है। साल 24 से जितने आगे दुश्मन ग्रह उस आता हो, टक्कर ऐसी उस ग्रह होगी, आगे ना वो चलता हो। यानी कि 24 साल की उम्र गुजर जाने के बाद अगर किसी दुश्मन ग्रह की महादशा आ गई, मान लो सूर्य लगन में बैठा है, सातवां घर खाली है और 24 साल की उम्र गुजर गई, और उसके बाद किसी दुश्मन ग्रह की, जो सूर्य का दुश्मन है, उस ग्रह की महादशा लग गई, तो जो पहले घर में ग्रह बैठा है उसको ऐसी टक्कर होगी कि वही खत्म हो जाएगा। यानी कि भरपूर, बहुत ज्यादा बुरे फल मिलेंगे सूर्य के। ये नोट करने वाली बात है, बहुत ज्यादा खास बात है। और अगर किसी दोस्त ग्रह की महादशा लग गई 24 साल के बाद, तो सूर्य पर इतनी ज्यादा आंच नहीं आएगी, इतनी ज्यादा टक्कर नहीं लगेगी। लेकिन दुश्मन ग्रह की महादशा लगते ही ये जो तख्त पर बैठा है ग्रह, ये पलट जाएगा और मारा जाएगा। ये है पूरी बात। लगन अगर खुद खाली होवे, किस्मत साथ ना आई हो, किस्मत उसके सातवें बैठी या चौथे या 10वें हो। यानी कि लगन अगर खाली हो तो किस्मत उसकी सातवें में बैठी, अगर सातवां खाली हो तो चौथे या 10वें में बैठी। कहने का मतलब है कि जो भी ग्रह बंद मुट्ठी के खानों में बैठ जाता है, पहले, सातवें, चौथे और 10वें में, तो ये किस्मत का ग्रह कहलाता है। किस्मत का ग्रह कहने का मतलब है कि अब ये जो ग्रह बैठे हैं, इनकी क्वालिटी इंसान की आत्मा के अंदर रची बसी होंगी। मान लो पहले घर के अंदर सूर्य बैठा है, तो इसकी क्वालिटी इंसान की आत्मा में रची बसी होंगी। लगन खाली हो तो सातवें घर को चेक करो, सातवें घर में जो ग्रह बैठा है उसकी आत्मा में क्वालिटी रची बसी होंगी। ये खाली है तो चौथे को चेक करो,
उसकी क्वालिटी रची बसी होंगी। ये खाली है तो 10वें को चेक करो, उसकी क्वालिटी आत्मा में भरपूर भरी होंगी और वही इंसान का नेचर होगा। इसीलिए इसको किस्मत का ग्रह कहा गया है। वरना लाल किताब के अंदर किस्मत का ग्रह निकालना एक अलग कंसेप्ट है, वो आगे आपको पता चलेगा। ये भी अगर खाली होवे तो 5 11 3 9, ये भी अगर खाली होवे 8 12 2 6, यानी कि एक साथ 4 10 सारे ही खाली हों तो 5वें को देखो, फिर 11वें को देखो, 3 को, 9 को, इस तरीके से, यानी कि इंसान की आत्मा में किस ग्रह की क्वालिटी रची बसी है वो देखा जाएगा, जैसा कि इन्होंने अभी बताया है। घर पहला है राज हुकूमत, 7 वजीरी होता है, हर 2 से कोई दुश्मन होवे, 7 फकीरी होता है। यानी कि मान लो सूर्य लगन में बैठा है, शनि 7वें घर के अंदर बैठा है, अब ये फकीरी वाली कुंडली होगी। कहने को तो सूर्य लगन में उच्च का है, शनि 7वें में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का होके बैठा है, शानदार होके बैठा है, लेकिन हर 2 से कोई दुश्मन होवे, 7 फकीरी होता है। क्यों होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर पहले और 7वें में आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी करने वाले प्लैनेट्स बैठ गए, एक दूसरे के दुश्मन बैठ गए, तो इंसान की आत्मा में दोनों तरह की क्वालिटी होंगी, पहले और 7वें दोनों की, जिसकी वजह से जब पहले घर की दशा लगेगी और 7वें घर के ग्रह की दशा लगेगी तो इंसान मिट्टी में मिलेगा, किसी चीज का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि इंसान की आत्मा में, दिमाग में इन्हीं चीजों की क्वालिटी रची बसी है, पहले और 7वें के में बैठे हुए ग्रह की, तो ये एक दूसरे पे यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से इंसान को ना उस साइड का सुख मिलेगा ना उस साइड का मिलेगा, 2 नावों में सवार हो जाएगा। इस वजह से ये 7 फकीरी होता है, उसका कोई भी आइडिया वर्क नहीं करेगा। ये बात समझा रखी है इन लोगों ने। और जब इंसान का आइडिया काम नहीं करता तो फकीरी वाला ही भेष हो जाता है, फकीरी ही नसीब होती है उसको। उच्च नीच घर के जो गिने हैं वो नहीं इन घर लड़ते हैं, बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी वे मरते हैं। कहने का इनका मतलब है जो भी ग्रह ऊंच और नीच के गिने जाते हैं पहले और 7वें में, वे इन घरों में नहीं लड़ते हैं, बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी वे मरते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब है, मान लो सूर्य लगन में, शनि 7वें में, ये आपस में लड़ाई तो नहीं करेंगे, एक दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि लाल किताब का एक कंसेप्ट है कि सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो शुक्र खराब हो जाता है। लेकिन लगन में सूर्य और शनि 7वें में हो तो ये फकीरी का तो वैसे ही योग बन गया कि इंसान जो है वो गरीब जीवन जिएगा उसकी खुद की मानसिकता की वजह से। लेकिन अब जो योग है कि सूर्य की दृष्टि शनि पे पड़ के एक दूसरे का बुरा करके शुक्र को खराब करेंगी, वो वाला योग यहां पर लागू नहीं होगा। अब ये एक दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन फकीरी वाला योग जो पहले बताया वो तो होगा ही होगा इसमें। ये बात यहां पे इन्होंने समझा रखी है। तख्त पर बैठा नरग्रह राजा, दूसरों से वो स्त्री है, 7वें इसकी औरत बेटी, बुध शुक्र दो बैठती है। तख्त पर बैठा नरग्रह राजा, दूसरों से वो स्त्री है, 7वें इसकी औरत बेटी, बुध शुक्र दो बैठती हैं। ये बड़ी गहरी बात कर दी इन्होंने, बड़ी ही गहरी बात है। यानी कि मान लो पहले घर के अंदर नरग्रह राजा, पहले घर के अंदर मान लो सूर्य बैठा है या मंगल बैठा है, किसी भी तरह के यानी कि नरग्रह बैठे हैं, बृहस्पति बैठा है, और 7वें घर के अंदर किसी भी तरह के स्त्री ग्रह बैठे हैं, यानी कि चंद्र या शुक्र। चंद्र और शुक्र दोनों स्त्री माने जाते हैं। शुक्र हालांकि पापी में भी आता है, लेकिन शुक्र पापी स्त्री है। चंद्र और शुक्र ये दोनों स्त्री ग्रहों में आते हैं। तो लगन के अंदर मान लो
सूर्य और मंगल दोनों इकट्ठे बैठ गए या मंगल और बृहस्पति दोनों इकट्ठे बैठ गए तो ये स्त्री की तरह बिहेव करेंगे। सातवें घर के अंदर चंद्र और शुक्र दोनों इकट्ठे बैठ गए तो ये मर्दों की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि ये 2 लाइन पढ़ के पूरी बात समझ नहीं आएगी। आगे जब आगे पढ़ेंगे पूरी बात तब खुल के आएगी। 2 से ज्यादा घर सातवें में स्त्री ग्रह नर होते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा घर सातवें में, 2 या 2 से ज्यादा स्त्री ग्रह तो 2 ही होते हैं, यानी कि चंद्र शुक्र का मेल सातवें में हो तो ये नर ग्रह की तरह इंसान के अंदर क्वालिटी डालेगा, यानी कि इंसान लड़ाकू किस्म का होगा जिसका चंद्र और शुक्र दोनों सातवें में होंगे। मैरिड लाइफ के अंदर लड़ाकू किस्म का, कड़वी जुबान का। और पहले घर के अंदर सूर्य और मंगल दोनों बैठ गए या 2 या 2 से ज्यादा कितने भी नर ग्रह बैठ गए, सूर्य मंगल बृहस्पति भी, तीनों इकट्ठे लगन में, तो अब ये मर्दों वाली क्वालिटी छोड़ के इंसान के अंदर स्त्रियों वाली क्वालिटी दे देंगे, यानी कि इंसान का नेचर लड़ाकू किस्म का नहीं होगा। ऐसा कहते हैं कि सूर्य लगन में अकेला हो तो ये जो है इंसान को गुस्से में रखता है, लेकिन जब ये तीनों सूर्य मंगल बृहस्पति या सूर्य मंगल इकट्ठे यहां पे बैठ जाए लगन में तो इंसान का गुस्सा दूर दूर तक उसमें नहीं होता, वो चालाकी से काम करना सीख जाता है, क्योंकि हमारे ग्रंथों के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से औरत को चालाक माना जाता है और ज्यादा गुस्सा करने वाला नहीं माना जाता आमतौर पर। तो वो वाले गुण इसके अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये है बहुत खास बात, बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन हो सकती है इस अकेले सूत्र से। पहले और सातवें में 2 या 2 से ज्यादा नर ग्रह हों या स्त्री ग्रह हों। गिनती मगर हो राजा अलहदा, राय कमेटी होती है, जाहिरा बेशक 3 हो बैठे, गिनती 4 की होती है। लेकिन इन्होंने अब बता दिया कि मान लो सूर्य लगन में, मंगल लगन में इकट्ठे 2 बैठे हैं और चंद्र शुक्र भी है, यानी कि सातवें में आगे इकट्ठे। अब लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। अब यानी कि इंसान का नेचर ही समझ नहीं आएगा किसी को भी, ना खुद को समझ आएगा उसको, ना किसी और को समझ आएगा, क्योंकि अब ये एक दूसरे की विचारधारा क्लैश हो जाती है। दृष्टियां पढ़ पढ़ के ये, यानी कि पहले घर की जो 2 ग्रह बैठे हैं नर ग्रह, ये स्त्रियों वाली क्वालिटी देंगे, सातवें वाले 2 ग्रह बैठ के मर्दों वाली क्वालिटी देंगे। तो अब कुल मिला के किसी भी क्वालिटी का सुख जो है वो ढंग से नहीं मिलेगा। इस लाइन का मतलब ये है, अकेला पहले बहुत हो सातवें, ग्रहफल राशि होती है, उलट अगर हो टेवें, जड़ सातवें की कटती है। पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा हो और सातवें में 2 या 2 से ज्यादा कितने भी ग्रह बैठे हो, ये कामयाब कुंडली का एग्जाम्पल है। ऐसा इंसान जिंदगी में कामयाब हो ही जाता है जब पहले या सातवें घर की दशा लगे, वैदिक वाली महादशा लगे, क्योंकि राज सिंहासन पर एक ग्रह बैठा है और सातवां घर वजीर है, उसके टिकने की धरती है, उसमें 2-2 या 2 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो अब यानी कि उस राज सिंहासन को संभाल लिया जाएगा। वो ज्यादा वजीर होंगे तो राजा को यानी कि सही सलाह देके कामयाब करवा देंगे। ये है इस लाइन का मतलब। पहले घर में एक ग्रह या कितने भी ग्रह, लेकिन सातवें में उससे ज्यादा ग्रह, तो ये बहुत शानदार कुंडली का एग्जाम्पल है। उलट अगर हो टेवे, जड़ सातवें की कटती है, यानी कि अगर इससे उल्टा हो, पहले में ज्यादा ग्रह, सातवें में कम ग्रह, पहले में 4 ग्रह 3 ग्रह, लेकिन सातवें में इकलौता ग्रह, तो सातवें घर में बैठे हुए ग्रह की धज्जियां उड़ जाती हैं, उससे रिलेटेड खराब फल जरूर मिलेंगे, चाहे बेशक वो मित्र बैठे हो आपस में, तब भी खराब असर मिलेंगे। गुरु शनि और मंगल टेवे जहां भी इसके बैठे हों, फल कुंडली में वैसे ही घर पहले के इस कुंडली में होते हों। यानी कि पहले घर के कारक होते हैं बृहस्पति, शनि और मंगल। पहले घर में कितना ही अच्छा ग्रह अपने सूत्रों के हिसाब से बैठा हो, लेकिन पहले घर के कारक बृहस्पति, शनि और मंगल होते हैं। ये अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो पहले घर में बैठा हुआ ग्रह कंगाल होगा, किसी काम का नहीं होगा। जैसे कि पहले घर में सूर्य बैठा हो,
उसकी जड़ में भी कोई ग्रह ना बैठा हो, उसका दुश्मन, और वो अचानक चोट भी ना खा रहा हो और हर तरह से अच्छा हो, लेकिन इसके कारक पहले घर के बृहस्पति धज्जियां उड़ चुकी हो, 10वें में बैठा हो मान लो, मंगल चौथे में बैठा हो नीच होकर के, या शनि ऐसे किसी घर में बैठा हो जो खराब ही होता है जिसमें 5वें घर में, तो अब ये जो है सूर्य लगन का किसी काम का असर नहीं देगा, ये बेकार है अब। लेकिन सूर्य लगन में अगर खराब भी होके बैठा है और बृहस्पति चौथे में आ गया, शनि 10वें में आ गया और मंगल भी 10वें में आ गया, तो इसके कारक मजबूत हो गए। इसीलिए पहले घर का जो ग्रह है, जो सूर्य बैठा है, ये बड़े काम का होगा और सूर्य के सारे फल भर भर के देगा। इसीलिए पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा हो तो हमेशा कारक चेक करने चाहिए कि बृहस्पति शनि और मंगल किस कंडीशन में बैठे हैं, अच्छे होकर के बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, बुरे होकर के बैठे हैं या बुरी पोजीशन में बैठे हैं, उसके हिसाब से ये पहले घर के फल जो है वो तब्दील होते रहते हैं। ये है पहले घर की सारी खासियतें। तो इस वीडियो के अंदर हमें पहले घर के बारे में बहुत कुछ पता चला, पहले घर के सूत्र पता चले बहुत ज्यादा, और पहले घर के कारकों के बारे में पता चला जो आपको किसी और दूसरे ज्योतिष में नहीं पता लगेंगे। सिर्फ लाल किताब ही एक ऐसी विद्या है जिसमें कि असली ज्योतिष आपको समझ आएगा। इसीलिए जब भी पहले घर में बैठा हुआ ग्रह आपको दिखे तो उसके कारक बृहस्पति शनि और मंगल जरूर चेक करें, वरना आपके जो प्रेडिक्शन है वो गलत साबित हो जाएगी। राम राम।